Hello friends, today we are going to discuss one most important topic of communication process. कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, सेंडर, रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कि जो कम्युनिकेशन करते टाइम जो बैरियर्स आती है, जो हार्डल्स आते हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो कम्युनिकेशन चैप्टर में मेजर जो चीज़ें हमारी आती है प्रोसेस और बैरियर्स इन कम्युनिकेशन ही आती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन को कि बैरियर्स क्या चीज़ होती है। बैरियर्स से पहले एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें कम्युनिकेशन के बारे में ही पता नहीं होगा तो हम बैरियर्स को भी ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग अपने आइडियाज़ को, अपने सजेशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ में शेयर करते हैं। तो वो प्रोसेस हमारी कहलाती है क्या? कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है चीज़ों का, किन चीज़ों का? फीलिंग्स का, सजेशंस का, आइडियाज़ का, ऑर्डर्स का। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ चल रही है, मन में मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ और मैं अपने फ्रेंड के साथ में उस चीज़ को शेयर कर लेती हूँ, तो इससे क्या होगा? मेरा मन हल्का हो जाता है। एक बॉस जो होता है उसको ऑर्डर देना है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वो क्या करता है? ऑर्डर को ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन के अंडर ही आती है। तो कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जब आपस में चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने बताया था कि सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है। मैसेज के लिए उसको एक मीडिया लेना पड़ता है, एनकोडिंग डिकोडिंग करनी पड़ती है। देन रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है और उसके बाद हम उससे फीडबैक लेते हैं कि उसको वो मैसेज समझ आया या नहीं आया। लेकिन कई बार क्या होता है, सेंडर जब मैसेज सेंड करता है तो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारी चीज़ें या तो ऐड हो जाती है या लेस हो जाती है, या किसी भी तरीके की बहुत सारी हार्डल्स आ जाती है, बहुत सारी बैरियर्स आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो मैसेज है हमारा वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। तो वही हमारी बैरियर्स कहलाती हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये बैरियर्स कौन कौन से टाइप्स की होती है। क्लासिफिकेशंस ऑफ बैरियर्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स में हमने कुछ बैरियर्स को इंक्लूड किया हुआ है, जैसे पर्सनल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये बैरियर्स हमारी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए आती है। और अगर हम इसी चैप्टर को मास्टर लेवल के लिए अपना रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें 2 बैरियर्स हमारी और इंक्लूड हो जाती है, जिसमें हमारी कल्चरल बैरियर्स या लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स और सेकंड हमारा मैकेनिकल बैरियर्स भी इंक्लूड होती है। तो आज इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहली हमारी बैरियर्स आती हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स बोले या लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स हम बोले, वो हमारी सिमेंटिक में ही इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बैरियर्स होती हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। सिमेंटिक रिलेटेड जो बैरियर्स होती है उस वजह से भी सेंडर रिसीवर को सही चीज़ें कन्वे नहीं कर पाता, या बीच में कोई भी बैरियर्स आने से जो रिसीवर है वो अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि ये सिमेंटिक बैरियर्स में आती है। क्योंकि जब भी बोर्ड एग्जाम्स में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी टाइप्स ऑफ बैरियर्स है। तो इसलिए पहले हमें उसका मीनिंग समझना होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं सिमेंटिक बैरियर्स के टाइप्स को। सिमेंटिक बैरियर्स में हमने फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड किया बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि अगर सेंडर जो मैसेज सेंड करना चाहता है वो बैडली एक्सप्रेस उसको करता है, यानी कि सामने वाले को वो समझ ही नहीं आता, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज अगर वो करता है, तो इस वजह से भी बैरियर्स या हार्डल्स अराइज होती हैं। अब क्या क्या हो सकता है इसमें? जैसे रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स हो गई, हमने वर्ड्स ही ऐसे चूज कर लिए जो सामने वाले को गलत लगते हो, या हमने सिविल वर्ड्स को यूज किया। ठीक है, रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस हमने यूज किया, या बार बार हम उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, मतलब हर सेंटेंस में सेम पॉइंट्स को बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। तो उस वजह से जो रिसीवर है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और इससे क्या होगा? बैरियर्स बन जाएंगी।
यानी कि आपका जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते हो वो रिसीवर तक प्रॉपर वे में नहीं जा पाएगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सिंबल्स और वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। तो अगर हम ऐसे वर्ड्स या ऐसे सिंबल्स को सिलेक्ट करते हैं जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, तो यहाँ पर चांसेस है कि रिसीवर उसको हो सकता है किसी दूसरे मीनिंग में समझ ले और सेंडर उसको किसी दूसरे मीनिंग की वजह से उसको सेंड करना चाहता हो। तो यहाँ पर ये जो गैप आया अंडरस्टैंड करने का, वो भी हमारी बैरियर बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल डाला हुआ है वैल्यू का। वैल्यू जो वर्ड होता है इंग्लिश का, इसका अपने सेंटेंस के साथ जुड़कर एक दूसरा मीनिंग बन जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दीज डेज। तो यहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या है, महत्व, कि भाई इन दिनों जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसका क्या महत्व है। सेकंड मैंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल सेट, भाई इस मोबाइल सेट का मूल्य क्या है, प्राइस क्या है। तो यहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या है, मूल्य। ठीक है। या एक और सेंटेंस मैंने बनाया वैल्यू आर फ्रेंडशिप, अपनी फ्रेंडशिप की वैल्यू करो, मतलब कि हमारी जो फ्रेंडशिप है उसकी कदर करो। तो यहाँ पर जो वैल्यू वर्ड है, इस वैल्यू ने एक से ज़्यादा मीनिंग निकाल दिए। अब ये नहीं समझ आया कि मैंने कौन सा वैल्यू भेजा और रिसीवर ने कौन सा वाला वैल्यू जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसको अंडरस्टैंड कर लिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा हुआ है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम लोग इमोजीज हैं उनको हम भेजते हैं। जैसे कि हैप्पी हो गया, स्माइली हो गया, सैड हो गया, है ना। ऐसे ही एंगर का हो गया, ऐसे ही क्राइंग का हो गया। तो इसमें क्या है, ज़रूरी थोड़ी ना कि सामने वाले पर्सन को भी सारे के सारे सिंबल्स का पता हो कि इसका मीनिंग क्या है। तो काफ़ी बारी होता है हमने भेजा कुछ है लेकिन सामने वाला उसको कुछ समझ लेते हैं। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो भी हमारी सिमेंटिक बैरियर्स में ही इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन कि जब हम उस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमने कोई एरर कर दी, उसमें कोई त्रुटियां रह गई, उस वजह से सामने वाला पर्सन उसको समझ नहीं पाया। जैसे कई बार ये होता है ना कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं मैनेजमेंट में जो दूसरी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और हो सकता है हमें उनकी लैंग्वेज ना आती हो। तो इस केस में क्या होगा, हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करा पाएंगे और हम किसी सेकेंड पर्सन की हेल्प लेंगे। अब सेकंड पर्सन जरूरी तो नहीं है जैसा जैसा हम बोले सेम वे में ही उसको वो उस बंदे को ट्रांसलेट करके बता दे। हो सकता है कुछ चीज़ों को वो बीच में छोड़ दे या उस फीलिंग के साथ वो उसको ना समझा पाए जिस फीलिंग के साथ में हमने अपनी लैंग्वेज में उसको समझाया है। तो इस वजह से भी जो रिसीवर है उसको प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस होती है लाइक मान्यताएं, अनक्लैरिफाइड जिनको हमने क्लियर नहीं किया। तो अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है अराइज होती है। सेंडर मैसेज भेजेगा बट रिसीवर को वो सेम वे में समझ नहीं आएगा। ठीक है। क्या होता है इसमें, मेजर क्या चीज़ें आती हैं, ये कहते हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट समटाइम्स अ सेंडर टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट द रिसीवर नोज सम बेसिक थिंग्स। हम कई बार क्या अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई सामने वाले को बेसिक चीज़ों का तो पता ही होगा, तो इतना इनफ है कि हम सिर्फ उसको मेजर सब्जेक्ट मैटर बता दें, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बेसिक चीज़ों को ही हम उसको समझाएं। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होता है, ये जो डेली कम्युनिकेशन है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या कोई स्पेशल मैसेज हम देना चाहते हैं और उसकी बेसिक चीज़ों को अगर हमने उसको नहीं समझाया और ना समझाने की वजह से उसने गलत सेंस में उसको समझ लिया, तो हमारी सारी प्रोसेस जो होगी वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस यानी कि ये सोच लेना कि सामने वाले को तो इसका पता होगा और बिना बताए ही हमने उसको काम दे दिया और काम करते टाइम उसने एरर्स की या उस चीज़ को गलत वे में प्रेजेंट कर दिया, तो इस वजह से भी हमारी जो बैरियर्स है वो अराइज हो जाती है और रिसीवर को जो मैसेज है वो अच्छे से कन्वे नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन होता है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें सब अपने अपने फील्ड से रिलेटेड या अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज करते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वो टेक्निकल वर्ड्स हर लोगों को समझ में आए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर भी DR लिखते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि कॉमर्स वाले बच्चों को तो समझ आ जाएगा कि भाई DR का मतलब डेबिट हो गया,
लेकिन जो डॉक्टर्स लाइन से हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी ना पता है कि डीआर का मतलब डेबिट ही होता है। वो डॉक्टर भी समझ सकते हैं उसको। तो इसलिए हर फील्ड में हर लोग अपनी कुछ शॉर्ट फॉर्म को या फिर कुछ टेक्निकल वर्ड्स को यूज करते हैं। तो जब भी हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें शॉर्ट वर्ड्स का या फिर उन टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो चांसेस है कि रिसीवर को वो चीज़ अच्छे से समझ में ना आए या फिर वो उसका मीनिंग कुछ गलत निकाल ले। तो इस वजह से भी जैसा हमने समझाया वो उसको सेम वे में समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ भी क्या होगी, बैरियर्स अराइज हो जाएंगी। तो ये थी हमारी सिमेंटिक बैरियर्स। एक और इसमें आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग। काफ़ी बारी हम बॉडी लैंग्वेज से भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। भाई अगर हम ईमेल पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर हम फेस टू फेस बात करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिसका हमें ये पता ही नहीं लगता कि अभी वो गुस्से में है कि बहुत हैप्पी मूड में है। जैसे हम लोग अपने बॉस के पास जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमें पता लगे कि बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि हैप्पी है। वो सामने से जैसा हमें दिखाएगा हमें लगेगा हाँ भाई वो ठीक है। तो कई बारी बॉडी लैंग्वेज को भी हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और उस वजह से भी जो बैरियर्स हैं वो अराइज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सिमेंटिक बैरियर्स में। नेक्स्ट हमारा आता है सोशो। इसमें सोशियो का मतलब सोसाइटी से रिलेटेड हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि जो हमारी साइकोलॉजिकल या फिर हमारे इमोशन से रिलेटेड जो बैरियर्स आती है उसको हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी पिक्चर जो है उसको मैंने ऐड किया हुआ है। ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, फ़ोन पे है ना, कैसे मतलब ज़ोर ज़ोर से ये बोले जा रहा है। हो सकता है बेचारा कोई सबॉर्डिनेट हो, बॉस ने बहुत सारा काम इसको दे दिया और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उसको आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इमोशनल बैरियर्स हैं, यानी कि हमारे इमोशन से रिलेटेड है, हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो बैरियर्स आती हैं वो भी रिसीवर को इम्पैक्ट डालती है। कैसे डालेंगी हम पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा आता है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर टाइम से पहले, प्री का मतलब पहले, मैच्योर टाइम से पहले इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन कर लेना। काफ़ी बारी क्या होता है कि जब भी कोई मैनेजर या कोई सीनियर पर्सन अपने जूनियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को कोई काम देता है तो वो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन कर लेता है, यार इसको ये काम नहीं आता, या फिर उस बंदे को ये काम बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हर बार उसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, उसका इंक्रीमेंट बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमने उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, जस्ट उसके रिजल्ट के बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ वो हर चीज़ को हैंडल कर लेता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक बंदा हर बार आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट्स दे। ठीक है, तो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन की वजह से भी जो रिसीवर है उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने इवैल्यूएशन कर लिया, उसको हमने कुछ बताया नहीं और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान में कमी, ध्यान ना देना। जब बंदा बात कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो किसी और से बात करने में बिजी है। जैसे कई बार होता है ना, हम बॉस के ऑफिस में जाते हैं, बॉस अंदर आने की परमिशन तो दे देता है लेकिन वो फ़ोन पे लगा हुआ है किसी क्लाइंट के साथ में या अपनी वाइफ के साथ में या XYZ किसी के साथ में भी। और हम कोई फाइल देने उनको जाते हैं, हमने बोल दिया सर यहाँ पर सिग्नेचर करना है, उन्होंने ध्यान ना दे के जस्ट ओके कर दिया, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, और चला गया। ठीक है, हमारे जाने के बाद हमने देखा किसी दूसरे पेज पर ही उन्होंने साइन कर दिया, यानी कि सारा काम जो क्या है वो पानी में कर डाल दिया उन्होंने, यानी कि सब पर पानी फेर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, डांट तो सबॉर्डिनेट को ही लगेगी कि भाई तुमने अच्छे से बताया क्यों नहीं। तो इस तरीके से भी जब ध्यान में कमी होती है, लैक ऑफ अटेंशन होती है, तो उसकी वजह से भी सेंडर जैसा आपको समझाना चाहता है, रिसीवर उसको सेम वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। नेक्स्ट आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, मतलब हम जब चीज़ों को देते हैं तो बीच में बहुत सारे जो हम मीडियम्स यूज करते हैं, उन मीडियम्स की वजह से भी रिसीवर तक सेम जो ट्रुथ के साथ में जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पाता। रिटेंशन जो है उसमें वो बहुत ही पुअर हो जाती है। जैसे मैंने अपने से जूनियर को बोला, उसने उससे अपने से नीचे वाले को बोला, उसने अपने से नीचे वाले को बोला, एंड देन लास्ट में वो फाइनल रिसीवर तक गया। तो हो सकता है उसमें जो बीच में जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने किसी चीज़ को ऐड कर दिया या किसी चीज़ को लेस कर दिया, जिस वजह से जिस फीलिंग के साथ सेंडर ने वो चीज़ सेंड की थी, रिसीवर सेम फीलिंग के साथ, सेम इमोशंस के साथ में उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता।
तो यहाँ भी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीबीएसई क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पर विश्वास ना करना। काफ़ी बारी मैनेजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स पर विश्वास नहीं कर पाते और जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, यानी कि अपोजिट मीनिंग्स निकालने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसने बोला कुछ, उसने बेचारे ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मैनेजर को लगता है नहीं यार इसको थोड़ी ना पता होगा ये चीज़ें। वो उस पर विश्वास ना करके अपने तरीके से काम को कर देता है और अपने तरीके से काम करने से जो भी प्रोसेस है वो रॉन्ग हो जाती है या वो ऑब्जेक्टिव जो वो अचीव करना चाहता है उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है, सबॉर्डिनेट ने तो बहुत अच्छे से चीज़ बताई थी, अपना मेथड बताया था, बट डिस्ट्रस्ट की वजह से मैनेजर ने अपने तरीके से काम करना ज़्यादा अच्छा समझा और उस वजह से जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव नहीं कर पाया। तो इस वजह से भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ये थी हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट हमारी आती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जैसे हमें नाम से ही पता होता है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हो गई। हम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है, लाइक हमारी सेल्स पॉलिसी हो गई, परचेज पॉलिसी हो गई, मार्केटिंग पॉलिसीज हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेल्स पॉलिसी बना दी कि आज के बाद जो भी सेल कंपनी में होगी वो सारी की सारी कैश में होगी, क्रेडिट में कोई भी सेल नहीं होगी। अब एक क्लाइंट ऐसा है जो काफ़ी सालों से हमारे साथ डीलिंग करता है, टाइमली हमारी पेमेंट करता है, उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हमारे हैं, बट पॉलिसी की वजह से चाहते हुए भी मैं उसको अब क्रेडिट में सेल नहीं कर पाऊंगी। इससे क्या होगा, फ्यूचर में वो हमारे साथ ट्रेडिंग नहीं करेगा, तो इससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके की पॉलिसीज़ बना दी जाती है तो उससे भी जो रिसीवर है वो ढंग से चीज़ को समझ नहीं पाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो सभी को पता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, है ना। थोड़ा लीनियंट होगा तो वहाँ पर फिर भी चांसेस हैं कि चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाए। तो जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कई बार उनकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो बैरियर्स हैं वो अराइज होती हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है लेवल। जैसे फॉर्मल डिवीजन्स वगैरह हम बना देते हैं तो उससे रिलेटेड, जैसे टॉप टू बॉटम एक हायरकी होती है, स्केलर चेन जो होती है उसके अकॉर्डिंग। तो जो हमारी हायरकी होगी बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग होगी या फिर बहुत लंबी प्रोसेस लेती होगी, बहुत लंबा हायरकी या सीक्वेंस वो फॉलो करती है, तो उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती ही होती है। क्योंकि डायरेक्टली जो सबॉर्डिनेट है सीनियर मैनेजर को अपने डायरेक्टली या किसी मैनेजर को वो कॉल नहीं कर सकता, उसको अपना जो डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर को बोलना पड़ेगा, देन वो अपने सीनियर को बोलेगा, देन अपने सीनियर को बोलेगा और लास्ट में जाके वो मैनेजमेंट तक चीज़ पहुंचेगी। तो इसमें बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये जो हायरकी होती है, जो स्केलर चेन होती है, ये भी बहुत सारा टाइम ले लेती है, जिस वजह से काफ़ी बारी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम टाइमली अचीव नहीं कर सकते। तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइक जैसे डिविजनल हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। तो जो स्ट्रक्चर्स हम ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। बहुत सारे बॉस, बहुत सारे डिविजन्स, बहुत सारे अगर डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएंगे तो जो मैसेज है उसको कन्वे होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें लग जाती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ लाइक जैसे स्टेशनरी आइटम हमने दिए, टेलीफोन फैसिलिटीज़ हमने दी, ट्रांसलेटर हमने दिया। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर ये टाइमली हमें अवेलेबल नहीं हो पाते तो इस वजह से भी काफ़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन में वो आती है और हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो ये भी हमारी बैरियर्स में इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद आता है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स यानी कि पर्सन से रिलेटेड, या तो सबॉर्डिनेट से या फिर सीनियर से। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे आते हैं। फर्स्ट हमारा आता है बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स। सुपीरियर से रिलेटेड क्या बैरियर्स होती है। सुपीरियर यानी कि जो सीनियर होते हैं, जो टॉप लेवल पर पर्सन होते हैं, उनके लिए क्या बैरियर्स होती है। पहला, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। उनको जो फियर होता है चैलेंज करने का अथॉरिटी का,
काफ़ी बारी क्या होता है कि हर पर्सन जो है वो चाहता है कि भाई ऑफिस में उसको बहुत अच्छे डेजिग्नेशन मिले, सब उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। तो काफ़ी बारी उसके अंदर जो वीकनेसेस होती हैं वो उसको कंसील करता है, छुपाता है, बताता नहीं है। तो जब भी कोई डिस्कशन होता है तो उसको चीज़ें पता है, वो अपना ओपिनियन रख सकता है, लेकिन उसको ये डर है कि कहीं गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, इसको ये भी नहीं आता, ये तो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है, खुद को मैनेजर समझता है, लेकिन इसको ये चीज़ भी नहीं पता है। तो सिर्फ उस डर की वजह से, वो अपनी अथॉरिटी के डर की वजह से कई बारी बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, अपने सजेशंस नहीं दे सकता, अपने ओपिनियन नहीं रख पाता। ठीक है, तो इससे भी कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज होती हैं। सेकंड आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट। सेम पॉइंट देखो यहाँ पर दोबारा से आ गया कि अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स अराइज होगी। हम किसी पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, सारा काम खुद ही करना पसंद करते हैं, तो इससे क्या होगा, हम ही सारे दिन काम में उलझे रहेंगे। डेलीगेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, बंदे पे बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बर्डन होगा तो वो फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा होगा और वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बैरियर्स रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट से रिलेटेड क्या क्या बैरियर्स होती है। पहला, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार क्या होता है, जब भी मीटिंग होती है या कोई ग्रुप डिस्कशन होता है तो जो वर्कर्स होते हैं या सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो विलिंग नहीं रखते, मतलब इच्छा नहीं होती कम्युनिकेट करने की, ज़बरदस्ती उनको उस टॉपिक में बोलने के लिए बोल दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, या तो वो बोलेंगे ही नहीं, या बोलेंगे तो वो फैक्ट नहीं बोलेंगे, कोई भी चीज़ बना के कुछ भी बोल देंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी ख़राब करेगी, कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा आएगी और सॉल्यूशन भी अच्छा नहीं निकल पाएगा। तो ये पॉइंट भी हमारा जो है कम्युनिकेशन बैरियर्स में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव कि काफ़ी बार हमने देखा है कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सीनियर मैनेजर्स को बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे सजेशंस देने के बाद भी मैनेजर कभी ये नहीं बोलता कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया, कभी भी उसकी पीठ नहीं थपथपाता कि आप बहुत अच्छे सजेशंस देते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, बंदा एक बार इनिशिएटिव लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, 10 बार लेगा, उसके बाद फिर वो भी उस चीज़ को भूल जाएगा कि भाई छोड़ो, जब ये हमारी इज्जत ही नहीं करते, हमें इम्पॉर्टेंस ही नहीं देते, तो हम क्यों इनिशिएटिव ले, करने दो, उनका काम है, लॉस होगा तो उनका होगा, हमें तो हमारी सैलरी से मतलब है, वो मिल जाएगी। तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव अगर उनको नहीं मिलेगा, या भाई इंसेंटिव में कुछ भी हो सकता है, हम उसको उसका स्टेटस बढ़ा सकते हैं, हम उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, हम उसका सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं होता तो एटलीस्ट हम उसकी तारीफ़ तो कर ही सकते हैं, प्रेज़ तो हम उसको कर ही सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो पर्सन है वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, जिस वजह से भी बहुत सारी कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं अराइज हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे हमारे किसमें, पर्सनल बैरियर्स में। इसके अलावा जो 2 बैरियर्स मैंने आपको बताए, एक हमारा कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स, जो कि लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स होती है। लैंग्वेज रिलेटेड काफ़ी बारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, अलग अलग एरियाज़ के लोग रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी की लैंग्वेज आती हो। भाई मेरे को पंजाबी नहीं आती बट मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, हिंदी मुझे अच्छे से आती है, लेकिन मेरे बॉस को पंजाबी आती है, तो मैं उसको पंजाबी में उस तरीके से या उस फीलिंग के साथ नहीं समझा पाऊँगी जैसा कि कोई पंजाबी पर्सन उनको समझाए। तो यहाँ पर भी बैरियर्स अराइज होने के चांसेस हो जाते हैं। किसी पर्सन को तमिल बहुत अच्छे से आती है, किसी पर्सन को उर्दू बहुत अच्छे से आती है, तो उसको उसी की लैंग्वेज में सिखाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमारी लिंग्विस्टिक या फिर कल्चरल बैरियर्स कहलाती हैं। और एक लास्ट बैरियर्स हमारी आती है मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिज़नेस में यूज करते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल पार्ट्स हम यूज करते हैं, जो मशीन्स हम यूज करते हैं, अगर उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक हमने टेलीफोन पे बात किया, बट कई बार क्या होता है कि टेलीफोन में जो बात करने के लिए जो एनकोडिंग डिकोडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, या कोई गैजेट का हम यूज करते हैं जो हमें अच्छे से समझ नहीं आता, तो उस वजह से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या कोई फैसिलिटीज हो गई, हमारे कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो गए, उनकी वजह से, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड ना करने की वजह से प्रोडक्शन हम अच्छे से नहीं कर पाए, तो वो जो प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं वो हमारी मैकेनिकल बैरियर्स में इंक्लूड की जाती हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थी सारी हमारी कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको विद एग्जाम्पल मैं समझाऊं, ताकि थोड़ा सा हिंट लेते ही आपको पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे किस टाइप ऑफ बैरियर्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।